बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज का हमारा मॉडर्न ड्रामा का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ड्रामा की। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 1845 से 1945 तक के चला है, और ये 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फ़ेज़ है और जो अर्लीस्ट फ़ेज़ है मॉडर्न ड्रामा का, इसमें सोशल ड्रामा वगैरह को लिखा गया, और जो कंट्रीब्यूशन मिलती है हमें राइटर्स की, उसमें जीबी शाह और जॉन का नाम आता है। सेकंड फ़ेज़ की बात करें, और इसको मिडल फ़ेज़ भी कहा जाता है, तो इसमें हम लोगों इसको आयरिश मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ईस्ट की हम लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने में मिलती है। और इसमें जो ड्रामाज़ लिखे गए वो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज़्म पर लिखे गए। जो थर्ड है और फाइनल फ़ेज़ है मॉडर्निज़्म का, इसमें हम लोगों को ये मिलता है कि इसमें टीएस इलियट और क्रिस्टोफर फ्राई की हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिलती हैं, और इसमें पोएटिक ड्रामास को लिखा गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडर्न ड्रामास की कैरेक्टरिस्टिक्स को। एलिज़ाबेथन एरा के बाद, यानी कि 16th सेंचुरी के बाद, क्योंकि एलिज़ाबेथन का जो एरा है वो लेट 16th सेंचुरी है, उसके बाद जो था वो ड्रामा का डिक्लाइन शुरू हो गया था, और इसको एक्लिप्स भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये इंडिकेट होता है कि ये जो एक्लिप्स था, ये इंडिकेट होता है आफ्टर एलिज़ाबेथन एरा के। एलिज़ाबेथन एरा के बाद ड्रामा का डिक्लाइन शुरू हुआ, और एक्लिप्स जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है उसका क्या मतलब है कि ड्रामा का जो प्रीवियस स्टेटस था वो उसने खो दिया था। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक चमकता हुआ सितारा जो कि बाद में मध्यम हो गया। जो पोस्ट एलिज़ाबेथन थे, यानी कि जो प्ले राइटर्स थे या ड्रामाटिस्ट थे, वो जो कि आफ्टर एलिज़ाबेथन एरा, इन्होंने शेक्सपियरियन की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए इसमें। जो एलिज़ाबेथन एरा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो प्ले राइटर्स थे उसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन का हम लोगों को नाम देखने के लिए मिलता है। पोस्ट एलिज़ाबेथन जो राइटर्स थे या जो प्ले राइटर्स थे, उन्होंने शेक्सपियरियन की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उस पे वो नाकाम हो गए। उसके बाद हीरोइक, ट्रेजिक और कॉमेडी ऑफ लव में कोई भी हम लोगों को सिग्निफिकेंट चैप्टर हिस्ट्री में देखने के लिए ड्रामा की नहीं मिलता। 18th सेंचुरी की बात करें तो उसमें गोल्डस्मिथ और शेरिडन ने थोड़ा बहुत इसमें काम किया, लेकिन वो भी टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था, और उसके बाद कंप्लीट 1 सेंचुरी तक टोटल डार्कनेस रही ड्रामा की। जो लास्ट इम्पोर्टेंट प्ले था शेरिडन का, जो कि परफ़ॉर्म किया गया था स्टेज पे, वो हुआ था 1779 में। उसके बाद कंप्लीट 1 सेंचुरी के बाद पायनियरों का फर्स्ट प्ले स्टेज पे परफ़ॉर्म किया गया 1876 में। और लेट 18th सेंचुरी में जो पॉपुलर प्लेज़ लिखे गए थे, वो थे मेलोड्रामेटिक और सेंसेशनल प्लेज़। मेलोड्रामेटिक और सेंसेशनल प्लेज़ कौन-से होते हैं कि इसमें इमोशंस को एक्ज़ैजरेट कर दिया जाता है, और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें हीरोज़ और विलन्स के दरमियान एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है, पता चल रहा होता है कि कौन हीरो है और कौन विलन है। और इसमें मोरल कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंटर ऑफ द स्टोरी में। और सेंसेशनल इवेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं कि इसमें किडनैपिंग आ जाती है, धोखाधही आ जाती है, और बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मतलब किसी भी ड्रामे के बिल्कुल लास्ट पे, लास्ट 1 मिनट पे किसी को रेस्क्यू किया जाता है। बिल्कुल जैसे हम लोगों को अक्सर ड्रामाज़ में देखने के लिए मिलता है कि हम लोग को पहले लग रहा होता है कि नहीं अब तो ये गया, अब नहीं ये बचेगी नहीं या बचेगा नहीं व्हाटएवर, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो कैरेक्टर जो है वो उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो सेंसेशनल इवेंट्स जो हैं वो इनको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एन अटेम्प्ट टू द रिवाइवल ऑफ रियलिज्म। जब ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा के साइन जो हैं वो दिखना शुरू हुए कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो दोबारा से रिवाइवल की तरफ आ रहा है, तो उसमें टी.डब्ल्यू. रॉबर्टसन जो कि एक प्ले राइटर भी थे और एक एक्टर भी थे, इन्होंने ड्रामा में रियलिज्म को दिखाना शुरू किया। 1865 में इन्होंने प्ले भी परफ़ॉर्म किए, और ये जो रिवाइवल ऑफ रियलिज़्म था, इसका इनका क्या मतलब था कि इसमें बिल्कुल एक सोसाइटी की जो रियलिटी थी वो दिखाई जाती थी। रॉबर्टसन जो ने इंट्रोड्यूस करवाया इंडिविजुअल मेन एंड वुमेन हू आर पीपल विद द फ्लेश एंड द ब्लड इंस्टेड ऑफ स्टॉक कैरेक्टर्स। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये अब फ्लेश और ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब कुछ और बनता है, लफ्ज़ी मतलब अगर हम लोग देखें। लेकिन अगर हम इसके प्रैग्मैटिक्स मतलब की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि इसमें बिल्कुल रियल पीपल दिखाए जाते थे, बिल्कुल रियल कैरेक्टर। सोसाइटी की जो थी ना वो रियलिटी दिखाई जाती थी। इन्होंने इसमें डिस्कार्ड कर दिया ब्लैंक वर्सेस को, और बिल्कुल एक नेचुरल और ह्यूमन स्पीच को अपने ड्रामाज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रियलिज़्म, हेनरिक किप्सन एंड अदर्स। रियलिज़्म जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में हम लोग को देखने में मिलता है, और इसमें ऑब्ज़र्वेशन किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को। रियलिज़्म का क्या मतलब था कि जो सोसाइटी का एक मिरर दिखाया जाए, यानी कि बिल्कुल रियल दिखाया जाए, किसी भी प्ले में रियल सेटिंग्स, बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर्स को लिया जाए इंस्टेड ऑफ स्टीरियोटिपिकल मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ पास्ट।
लोअर क्लास, पुअर, रिच, ऑल जेंडर्स एंड रेसेस वर इंक्लूडेड एज कैरेक्टर्स। इनमें रियल लाइफ प्रॉब्लम से बात की जाती थी और रियलिस्टिक्स टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था। हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वे के ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने रियलिज्म की टेक्निक को मॉडर्न ड्रामा में पॉपुलर करवाया। उन्होंने अपने प्लेज में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रियलिस्टिक मैनर में अपने प्लेज में दिखाया। इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक प्लेस की बात करें तो उसमें राइडर ऑफ द सी, जोनो एंड द प्ले कॉक और दूसरे कई इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक प्लेस वो शामिल हैं। रॉबर्टसन जेबी शाह ने इब्सन के इन्हीं प्लेज को एज एन एग्जाम्पल फॉलो किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रियलिज्म की। शुरू से ही रियलिज्म की कुछ लिमिटेशंस हैं। इनका बिलीव ये था कि जो सब्सटैंशियल इम्पैक्ट है थिएटर पे, जो कि जिसको रियलिज्म जो है वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सका। यानी कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरेटिकल डिवाइसेस हैं सच एज म्यूजिक, डांस, सिंबलिज्म, फैंटेसी और पोइट्री, ये सारे जो हैं वो ये रियलिस्टिक प्लेस में यूज़ नहीं होते थे। और कुछ ऑथर्स का ये कहना था कि ड्रामा जो है वो कभी भी फुली रियलिस्टिक नहीं हो सकता जब तक उसमें कंप्लीट आर्ट का इस्तेमाल ना किया जा सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम प्लेस की। 20th सेंचुरी में जो ड्रामाज़ में जो कॉमन थीम्स जो थे वो इस्तेमाल होते थे, वो पॉलिटिकल बेस्ड होते थे। इसमें जो पॉलिटिकल बेस्ड थीम होते थे उसमें किस तरह से काम किया जाता था कि उसमें वर्कर्स के बारे में बताया जाता था कि वो किस तरह से स्टेट के अगेंस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिलोसॉफिकल डीलिंग भी इसमें हुई कि क्यों और कैसे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस जो है वो ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें दूसरे थीम्स कॉलोनाइजेशन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया गया। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस इन सोसाइटीज़, फैक्ट्रीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज सोशलिज्म, इन सब के बारे में भी बात किया गया। और साथ में वुमेन पे भी बात किया गया कि किस तरह से वुमेन्स ने भी क्योंकि पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इस एज में सोसाइटी में, तो उन पर भी बात की गई। और इन्होंने मॉडर्न मैन पे दुख का इजहार भी किया है कि किस तरह से वो मैकेनिकल वर्ल्ड पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किस तरह से उसने इतना ज़्यादा डिपेंड होना शुरू कर दिया है। ये सारे जो थीम्स हैं वो प्रॉब्लम्स प्ले को लीड करते हैं। और मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा ड्रामाटिस्ट ने प्रॉब्लम प्लेस को लिखा, जिसमें कि हम लोग को जो थीम्स मिलते हैं, मैरिज के कुछ थीम्स मिलते हैं, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, स्ट्रेस इन रिलेशंस बिटवीन द कैपिटल एंड लेबर। ये सारे जो इश्यूज थे वो मॉडर्न प्ले राइटर्स की अटेंशन बने। प्रॉब्लम प्लेस का जो फोकस था वो ये था कि सोसाइटी में बढ़ते हुए मसाइल पे बात की जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए। हेनरी गिब्सन का प्ले है अ डॉल्स हाउस, ये एक गुड एग्जांपल है प्रॉब्लम प्ले की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्ले ऑफ आइडियाज़। मॉडर्न ड्रामा को ड्रामा ऑफ आइडियाज़ से भी रेफ़र किया जाता है क्योंकि इसमें फ़िलॉसफ़िकल आइडियाज़ और उन पे डिस्कशन की जाती है। जो ड्रामाटिस्ट थे, वो अपने ड्रामास को इस तरह से यूज़ करते थे कि वो स्टेज पे एक्सप्रेशन दें अपने आइडियाज़। सोसाइटी में कुछ ऐसे इश्यूज़ जिन पे बात होनी चाहिए, वो उनको अपने स्टेज पे परफ़ॉर्म करके अपने एक्सप्रेशंस को दिखा देते थे। अब क्योंकि वो जो थे वो डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ़ के साथ रेलेवेंट थे, जिसकी वजह से ये एक इंटेलिजेंट टूल बन गया प्रेज़ेंट एज को चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है पोएटिक प्लेज़। पोएटिक प्लेज़ जो है ये एक जॉनरा है ड्रामेटिक लिटरेचर का, जो कि कंबाइन होता है पोएट्री और ड्रामा से। इसकी अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है लिरिकल लैंग्वेज। पोएटिक प्लेज़ में रिदमिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मेटाफोर, सिंबोलिज़्म और फिगरेटिव एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। वर्ड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोएटिक प्लेज़ जो हैं वो वर्सेस में लिखे जाते हैं और जिसमें कि म्यूज़िकल क्वांटिटी को डायलॉग्स की शक्ल में ऐड किया जाता है। उसके बाद ये रिदमिक भी हो सकते हैं और नॉन रिदमिक भी हो सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं इमोशनल डेप्थ की, तो इसमें बहुत एक फिलोसॉफिकल थीम्स दिए जाते हैं, जो कि ह्यूमन कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर मोनोलॉग्स। पोएटिक प्लेस में मोनोलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उनकी इनर थॉट्स और इमोशंस को पोएटिक मैनर्स में डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है सिंबोलिज़्म। सिंबोलिज़्म जो है ये एलिमेंट है और एल्गोरी है कॉमन पोएटिक प्लेस में, और ये भी कंट्रीब्यूशन होती है सिंबोलिज़्म की पोएटिक प्लेस में भी। इसके अगर फेमस एग्जांपल्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के हैमलेट और मैकबेथ जो हैं ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं पोएटिक प्लेस की। और टीएस इलियट का द कॉकटेल पार्टी, ये इसके एग्जांपल है पोएटिक प्लेस की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोएटिक प्लेस एंड यीस्ट। 20th सेंचुरी के जितने भी ड्रामाटिस्ट हम लोगों को मिलते हैं वो सारे रियलिस्टिक थे। यीस्ट ने पोएटिक ड्रामा को एबे थिएटर में रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने 26 प्लेस लिखे जो कि जिनमें कि एक रिच पोएटिकल इंटेंसिटी थी, लेकिन उसमें टेक्निक ऑफ ड्रामास की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्लेस। हिस्ट्री और बायोग्राफी जो है ये ड्रामेटिक टेक्निक्स में यूज़ होती थी, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छे हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल प्लेस मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर में देखने के लिए मिलते हैं। जीबी शाह का जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उसमें सीज़र और क्लियोपेट्रा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। और जॉन ड्रिंक वाटर, ये पूरा नाम है एक राइटर का, जॉन ड्रिंक वाटर। इसको आपने दूसरा सेंटेंस नहीं समझ लेना, ये कंप्लीट नाम है। जॉन ड्रिंक वाटर
अब्राहम्स लिंकॉलन और मैरी स्टुअर्ट जो हैं ये हिस्टोरिकल प्लेस में ऐड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयरिश मूवमेंट की। तो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में एक न्यू ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया आयरिश ड्रामाटिस्ट ने, जो कि वो लेके आए थे इसको केल्टिक रिवाइवल से। आयरिश ड्रामाटिस्ट में हम लोगों को नाम मिलते हैं ईस्ट, जे.एम. सेंक, टी.सी. मरे वगैरह के नाम हम लोगों को देखने में मिलते हैं। रियलिस्टिक ड्रामा जो है वो क्रिएट होना शुरू हुए और ये एक एक्सप्रेशन हुए होप के और एस्पिरेशन के आयरिश पीपल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये भी एक रिवाइवल था मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर में, जिसमें हम लोगों को नाम मिलते हैं ऑस्कर वाइल्ड, मैगम, एन कॉवर्ड वगैरह के। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रेशनिज्म। ये एक मूवमेंट थी जिसमें कि ये शो करवाया गया कि किस तरह से चीज़ें या फिर कोई भी इवेंट जो है वो किसी भी आर्टिस्ट के माइंड पे किस तरह से इफ़ेक्ट होती हैं और वो उन एक्सप्रेशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करता है। ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर था मॉडर्न ड्रामा का। इम्प्रेशन प्लेस जो हैं वो हम लोगों को डब्ल्यू बी ईस्ट के देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म जो है ये एक आर्ट मूवमेंट थी और एक कल्चरल स्टाइल मूवमेंट थी जो कि इमर्ज हुई 20th सेंचुरी में और ये जर्मनी में इंट्रोड्यूस करवाई गई। जो इम्प्रेशनिज्म था वो फ्रांस की एक मूवमेंट थी और ये जर्मनी की मूवमेंट थी। एक्सप्रेशनिज्म जो है वो हम लोगों को डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स में देखने के लिए मिलता है, जिसमें पेंटिंग, लिटरेचर, थिएटर, आर्किटेक्चर और फिल्म वगैरह को ऐड किया जाता है। अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें इमोशंस को कन्वे किस तरह से किया जाता है वो चीज़ें देखी जाती हैं और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की जाती है। एथन ने जो एक्सप्रेशनिज्म की डेफिनेशन दी थी उसके मुताबिक ये ये एक फॉर्म ऑफ कंपोजिशन है या फिर एक स्टेज क्राफ्ट है जो कि किसी भी इंसान की ह्यूमन साइकी की फेयर और विशेस और ऑब्सेशंस वगैरह को ऑडियो और विजिबल बनाता है। ठीक है, मतलब दिखाता है किसी भी ह्यूमन की साइकी को। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि मैंने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कवर करवाया है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।